हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आवाज़ आ रही है? एक बार बताओ। यार, ये सारे शॉट मेरे पिड के टाइम पे क्यों आते हैं? सारा काम एक ही साथ आएगा। माउस राम सुसाइड कर रहे हैं। है ना? हाँ, हेलो गाइस, चाय पी लो। मैं आज काफ़ी बेहतर हूँ, पहले से तो बहुत ज़्यादा बेहतर हूँ। मतलब चल फिर पा रही हूँ, बात कर पा रही हूँ, मेरे लिए यही बहुत है। मतलब मुझे ऐसा था कि लग रहा था कुछ दिनों में राधे, राधे, कुछ दिन होगा ऐसा, लेकिन पता नहीं आप लोग की दुआएँ थीं और बहुत सारी दवाएँ थी, सबका एक साथ असर हुआ है। क्योंकि पिछले 20 दिनों से मैं नॉन स्टॉप बीमार चल रही हूँ और आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरी शाम होते-होते ऐसी हालत हो जाती थी कि उठने और बोलने का भी मतलब वो नहीं होता था, मतलब बोल नहीं पा रही थी मैं, इतना खतरनाक तबीयत खराब था मेरा। बट ठीक है, अभी बहुत बेहतर है, पहले से तो बहुत ही अच्छा है। आज धीरे-धीरे क्लास ले रही हूँ मैं, ऐसे एकदम स्लो मोशन में, जैसे नहीं चींटी चल रही होती है, वैसे ही, वैसे चींटी में से तेज़ चलती है। सुबह कहाँ थी आप? सुबह मेरी नॉन स्टॉप क्लास थी, मतलब 3 क्लास सुबह थी, उसके बाद 2 घंटे की मैराथन थी, उसके बाद 1 क्लास और थी, इसलिए मैंने इसे शाम में शिफ्ट कर दिया कि आसानी से शांतिपूर्वक पढ़ा तो लूँगी, बट फिर भी चैन नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं, है ना? और चलो पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम कहाँ थे बुक्स एंड ऑथर में। आज आपकी बुक्स एंड ऑथर का टॉपिक खत्म होगा, कल हम जनगणना पढ़ेंगे। जनगणना के बाद का जो टॉपिक है महापुरुषों के उपनाम, तो महापुरुषों के उपनाम मैंने आपको पहले ही बता रखे हैं, उसमें ज़्यादा वो नहीं करना है, बस महापुरुषों के क्या नाम हैं, क्या उपनाम से जाने जाते थे, इतना ही ध्यान रखना है। तो उसमें हम जनगणना अगर 1 घंटे में खत्म हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम जनगणना का पार्ट 2 वहाँ पे रख लेंगे, है ना? हाँ, क्योंकि जनगणना से क्वेश्चन आते ही आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन कई बार हमें एग्ज़ाम में सिर्फ़ और सिर्फ़ जनगणना से देखने मिलते हैं। तो वहाँ पे बिहार की जनगणना और भारत की जनगणना, दोनों को ही बहुत केयरफुल होके देखना होगा और हो सकता है कि मैं आपको बैठ करके लिख-लिख के पढ़ा दूँ, है ना? जब मैं बैठ के लिखना शुरू करती हूँ तो मेरा हाथ तेज़ चलता है कंपैरिज़न टू बोर्ड में। बोर्ड में हाथ चलाना थोड़ा टफ पड़ जाता है ना? इसीलिए। तो बुक्स एंड ऑथर में फटाफट रिवाइज़ कर लो, जल्दी-जल्दी बता दो, फिर हम आगे चलते हैं। सुबह ही क्लास होगी, है ना? सुबह ही क्लास होगी, बस आज की क्लास थोड़ी-सी शाम में हुई है, क्योंकि मेरी क्लासेस बहुत ज़्यादा थी, है ना? पेट पे इफ़ेक्ट पड़ता, बिना मन के पढ़ाना पड़ता, इसीलिए। हाँ जी, तो फटाफट बताओ कि हर्षवर्धन ने कौन-सी किताब लिखी है? तो हर्षवर्धन ने किताब लिखी है आपके तीनों, चाहे वो नागानंद हो, रत्नावली हो, प्रियदर्शिका हो, सारी किताबें किसने लिखी हैं? हर्षवर्धन ने। दूसरा क्वेश्चन आपका हर्षचरित्र। हर्षचरित्र किसने लिखी? हमारे बाणभट्ट ने लिखी है और बाणभट्ट ने और एक किताब लिखी है, उसका नाम है कादम्बरी, है ना? कादम्बरी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कादम्बरी, इसके लेखक कौन है? इसको भी आपके बाणभट्ट ने लिखा है, ठीक है? बाणभट्ट ने। अगला देखो, पंचतंत्र, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो पंचतंत्र ये किताब किसने लिखी है? तो किसने लिखी है?
सी बहुत अच्छे। विष्णु शर्मा ने लिखी आपकी पंचतंत्र, है ना, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। आगे देखिए, कथा सरित सागर ये किताब किसने लिखी है? तो कथा सरित सागर ये किताब लिखी है आपके डी, बहुत अच्छे। गलत आंसर नहीं देना है। तो ये लिखी है आपके सोमदेव ने, ठीक है, आपके सोमदेव ने। तो ये आपके कथा सरित सागर लिखी आपके सोमदेव ने। ये क्या हो गया भाई, ठीक है, सोमदेव ने, इसको ध्यान रखिएगा। इसके साथ हाँ जी, सोमदेव। इसके साथ पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हो चुका है। हाँ, विक्रमांक देव चरित्र, विक्रमांक देव चरित्र ये किताब किसने लिखी है? तो विल्हड़ ने, पन्ना ने, पन्न ने या फिर रन्ना ने, ठीक है, रत्ना ने। तो विक्रमांक देव चरित्र ये किताब लिखी है आपके विल्हड़ ने, ठीक है, विल्हड़ ने ये किताब लिखी है, बहुत बढ़िया। आगे देखो, नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? जिसमें आपके नाचने के जो नियम होते हैं ना, कैसे कैसे कौन सी विधाएं होती हैं, कौन सी क्या कहते हैं, बहुत सारी चीजें, नाचने के अलग अलग नियम होते हैं, हमको तो आता है नहीं, मैं सही बता रही हूँ। छोटे में जबरदस्ती में पूरी लाइफ में मैंने 2 ही बार डांस किया, पूरी लाइफ में। तो उसके बाद मैंने डांस किया ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है नाचना। और जो बाराती डांस होता है उसमें तो पूछो मत, मतलब कि इंसान की आंखें फूट जाएं, इतना खतरनाक। तो राम बचाए नाचने से। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? है ना, हाँ। तो नाट्य शास्त्र के रचनाकार है आपके भरत मुनि, ठीक है, भरत मुनि, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका मत्स्यकटिकम। मत्स्यकटिकम के लेखक कौन है? जिसका मतलब होता है मिट्टी का खिलौना। मिट्टी का खिलौना किसने लिखा है? ये लिखा है आपके शूद्रक ने, ठीक है, किसने लिखा है? तो लिखा है आपके शूद्रक ने। ये किताबें पूछी जाती हैं, हमें याद होनी ही चाहिए। आगे देखिए, अगला आपका 10 कुमार चरितम, 10 राजकुमारों की कथाओं के बारे में वर्णन किया गया है। तो 10 कुमार चरितम ये किताब किसने लिखी है ना, 10 कुमार चरितम ये किताब किसने लिखी है? तो किताब लिखी है आपके दांडी ने, ठीक है, किसने लिखी है? दांडी ने। सिंपल सा क्वेश्चन है। और बुक्स एंड ऑथर से जब भी, चाहे वो करंट अफेयर की हो, चाहे वो आपकी कोई भी किताब हो, बुक्स एंड ऑथर से 2 ही चीजें याद रखनी होती हैं। पहला तो किताब का नाम और दूसरा लेखक का नाम, है ना, इससे बाहर वो पूछता ही नहीं है करंट अफेयर में। बल्कि तीसरा ऑप्शन दे भी सकता है कि विमोचन किसने किया, मतलब कि जारी करता कौन है, इससे ज्यादा पूछेगा ही नहीं। तो इसको ध्यान में रखना। आगे देखो, अगला क्वेश्चन हिस्टोरिका। हिस्टोरिका किताब किसने लिखी थी? तो हिस्टोरिका किताब ये लिखी थी हेरोडोटस ने, जिन्हें हम इतिहास का जनक भी कहते हैं। शुरुआत हुई थी हमारे भारत से। सारे जितने भी ज्ञान विज्ञान या फिर जितने भी वेद उपनिषद पुराण है, सारी चीजों की शुरुआत हमारे भारत ने की थी। लेकिन श्रेय जाता है अंग्रेजों को, क्योंकि उन्होंने इस चीज को विषय में परिवर्तित किया, जनता के सामने रखा इन चीजों को, है ना, ऐसे। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है इंडिका। इंडिका किताब किसने लिखी है? तो ये सबको पता होगा, इंडिका किताब के लेखक कौन है? आपके मेगास्थनीज। किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। भेजा किसने था? सेलुकस निकेटर ने। इनका नाम ध्यान रखिएगा। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक किताब लिखी है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य ने। मैंने कहा था इनके नाम, जो उपनाम है, इनको ध्यान रखिएगा। चाणक्य को हम और किस किस नाम से जानते थे? चाणक्य को हम कहते थे आपके भारत का मैकियावेली, द्विज शर्मा, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, है ना, ये सारे किसके नाम है? आपके चाणक्य के नाम है, ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। इनकी किताब का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र पॉलिसी के ऊपर लिखी हुई किताब है, ना कि इकोनॉमी के ऊपर लिखी हुई किताब है। तो ये यहाँ पर पॉलिसी के बारे में बताते हैं, ना कि इकोनॉमी के बारे में, ठीक। आगे देखो, अगला है आपका मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? पतंजलि, पारिणी, वराह मिहिर या फिर विशाखा दत्त, किसने लिखी है? हाँ जी, डी, बहुत अच्छे। तो मुद्रा राक्षस ये लिखी आपके विशाखा दत्त ने। और ये किताब कई बार कई एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आपका स्टेट लेवल का एग्जाम हो, कई बार ये किताब पूछी जा चुकी है। और कई जगह तो आपने भी देखा होगा, आपके टेस्ट सीरीज में भी ये किताब बड़ी कॉमन है, जो भी पूछी जाती है ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पतंजलि, पाणिनि, कौटिल्य या फिर आपके कालिदास। तो अष्टाध्यायी क्या लगता है? बी, ठीक है,
बी 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 सी भी आंसर आ रहे हैं। अच्छा, सी वाले मुर्गा बनेंगे, डी भी आंसर आ रहे हैं, डी वाले भी मुर्गा बनेंगे। तो अष्टाध्यायी की रचना की थी पाणिनि ने, ठीक है, पाणिनि ने। तो बी और सॉरी सी और डी वाले मुर्गा बनेंगे, ठीक? हाँ जी, बन लेना, हम यहाँ से देख नहीं रहे हैं, हमारे ऊपर 2 आँखें हैं जो कि भगवान की हैं, लेकिन आपको भी कोई ना कोई देखता होगा, देख लेना, है ना? मुर्गा बन लेना। अगला देखो, अगला क्वेश्चन महाभाष्य। महाभाष्य के लेखक कौन है? कह दो मैम हटाओ मैंने लिखी थी। हटाओ मैम मैंने लिखी थी। तो महाभाष्य इस किताब को किसने लिखा था? इस किताब के लेखक है आपके पतंजलि, और पतंजलि ने एक और उसकी रचना की थी किताब की, जिसका नाम है योग सूत्र, है ना? योग सूत्र। और मैंने योग सूत्र को लेकर के बोला था कि भारत ने ही दुनिया भर में योग की जो पद्धति है उसको प्रमोट करने का काम किया, और 2015 से हम 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, है ना? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। इस बार गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड सूरत ने कायम किया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, ठीक है? अगला देखो, अगला क्वेश्चन है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम के रचनाकार कौन है? ये तो जग जाहिर किताब है, इतने से थे, मतलब खाली बोलना आता था तब से लेकर के अभी तक खाली यही किताब सुन रहे हैं, और एक ही किताब है जो याद है सबको। तो वो है आपके विक्रमोर्वशीयम रघुवंशम मालविकाग्निमित्रम, है ना? आपके ये किताब लिखी है आपके क्या कहते हैं, कालिदास जी ने, महाकवि कालिदास जी ने, ठीक है, कालिदास जी ने। अगला देखो, आदि पुराण। आदि पुराण के रचनाकार का नाम बताइए। इसमें बच्चे सटक जाएंगे, मतलब इसमें बच्चे अटक जाएंगे, सटक जाएंगे। तो आदि पुराण की रचना किसने की है? बी सी डी, ए बी सी डी, है ना? ए बी सी डी लिख दो, जो सही होगा देख लेना मैडम। ये भी बढ़िया था। या हम खास रहे हैं, वह दूसरे खास रहे हैं। तो आदि पुराण के लेखक कौन है? आदि पुराण लिखी है आपके जिनसेन ने, ठीक है? किसने लिखी है? जिनसेन ने किताब लिखी है, सिंपल सा आंसर है। अगला क्वेश्चन है मेघदूत, ठीक? मेघदूत, मेघदूत के लेखक कौन है? तो अभी हमने देखा था, मैंने बताया भी है कि रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, आपके ये सारी किताबें किसने लिखी हैं? आपके कालिदास जी ने, ठीक है, आपके कालिदास जी ने। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है आपका कि औषधि शास्त्र पर लिखी गई प्रसिद्ध किताब चरक संहिता, है ना? चरक संहिता, चरक संहिता के लेखक कौन है? चरक संहिता के लेखक कौन है? कौन हो सकते हैं? बिल्कुल, जिसका आंसर उटपटांग होगा वो मुर्गा बनेंगे। क्या हुआ प्रियंका? मैम है? हे भगवान, बस यही सुनना बाकी था कि कोई भी किताब हो उसकी लेखक मैम है, बाकी तो झूठ है, दुनिया माया का शिकार है। अच्छा, चरक, हाँ जी। तो चरक संहिता के लेखक कौन है? चरक संहिता लिखी है आपके चरक ने, है ना? चरक ने, बहुत बढ़िया। अगले देखो, अगली किताब है मिताक्षरा। ये भी बहुत ज्यादा फेमस किताब है, पूछी जा चुकी, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी किताब है। तो चरक मिताक्षरा के लेखक कौन है? आपके हर्षवर्धन, कल्हड़, विज्ञानेश्वर, या फिर आपके याज्ञवल्क्य, है ना? सोनम, बहुत बहुत डांटेंगे। सोनम मिश्रा नाम मत लिखो, हाँ, इतने ज्ञानी होते तो यहाँ थोड़ा ना खड़े होते। तो मिताक्षरा ये लिखी आपके विज्ञानेश्वर ने, ठीक है? ये लिखी आपके विज्ञानेश्वर ने। भाई तबीयत ठीक होने तो कभी ज्ञान का प्रदर्शन करेंगे। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपका बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम महाकाव्य, इसके रचयिता कौन है? किसने लिखी है बुद्ध चरितम? आप लोग बड़े ही शिकायत करते हैं ना बिहार करंट अफेयर को लेकर के। मेरे पास छोटे-छोटे से ना नोट्स रखे हुए हैं बिहार करंट अफेयर के। कहो तो आज वो भी करवा दूँ, है ना? हाँ। है ना? हाँ, बिल्कुल। अभी क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टाइम रहेगा और इसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद जैसे ये खत्म होगा वैसे ही हम आपके बिहार करंट अफेयर देखेंगे, ठीक है? हाँ जी। तो बुद्ध चरितम किसने लिखी है? तो बुद्ध चरितम लिखी है आपके अश्वघोष ने, ठीक है? अश्वघोष ने। सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना ही याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम की रचना किसने की है? शिल्पाधिकारम की रचना की है इंग्लो अडिंगल ने, है ना? इंग्लो अडिंगल ने।
अच्छा, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है राज तरंगिणी। राज तरंगिणी ये कश्मीर के इतिहास को बताती है और जो भी चीजें हैं कश्मीर में उनके बारे में बात करती है आपकी राज तरंगिणी। तो राज तरंगिणी किसने लिखी है? बी। ये किताब भी बहुत ज्यादा पूछी गई है, कई बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को आपने देखा होगा। तो राज तरंगिणी लिखी है आपके कल्हड़ ने, ठीक है। किसकी किताब है? आपके कल्हड़ की किताब है। सबके आंसर एकदम सही है, बहुत अच्छे। अगली किताब है तिरुकुरल, ठीक है, हाँ जी। तो तिरुकुरल ये तमिल की बाइबल के नाम से जानी जाती है। इसके लेखक कौन है? तो तिरुकुरल और तिरुवल्लुवर थोड़ा सा सिमिलर साउंड करते हैं, आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। तो तिरुकुरल आपके तिरुवल्लुवर, ये सिमिलर एक शब्द है, बिल्कुल। हाँ जी, इसे हम तमिल की बाइबल कहते हैं। अगला देखो, अगला है आपका स्वप्न वात्सवत्ता, ठीक है, स्वप्न वात्सवत्ता। शायद हमने कल यही मतलब कि लास्ट टाइम यहीं पे क्लास छोड़ी थी, है ना। उसके बाद फिर तबीयत खराब होना शुरू हुई, हम क्लास ही नहीं ले पाए। तो स्वप्न वात्सवत्ता, इसके लेखक कौन है? इस किताब को किसने लिखा? तो इस किताब को लिखा है आपके भाष्य ने, ठीक है, आपके भाष्य ने। यहाँ पे भास लिखा है, भाष्य होना चाहिए था, ठीक है। अगला देखो, गीत गोविंद, ये तो बड़ी फेमस हिंदी की किताब है, ये कई बार पूछी जा चुकी किताब है। तो गीत गोविंद, ठीक है, ये गीत गोविंद किसने लिखी है? तो जयदेव, है ना, जयदेव, जयदेव ने लिखी है गीत गोविंद। ये जयदेव की और भी बहुत सारी अलग अलग किताबें हैं, उनको भी ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे चलिए, महाभारत, नहीं यार ये हो चुके थे, क्योंकि महाभारत रामायण मैंने ये भी बताया था कि महाभारत का फारसी में अनुवाद जय संहिता है ना, ये सारी चीजें। तो महाभारत के रचयिता कौन है? किसने लिखी है महाभारत? तो महाभारत लिखी है आपके महर्षि वेदव्यास ने, ठीक है, महर्षि वेदव्यास ने आपके महाभारत लिखी है। और महाभारत का फारसी में अनुवाद अकबर के समय हुआ था और जय संहिता के नाम से उसको वो किया गया था, डिजाइन किया गया था, ठीक है। अगला देखो, रामायण, रामायण के रचयिता कौन है? एक बार बताओ, परशुराम, तुलसीदास, महर्षि वेदव्यास या फिर आपके वाल्मीकि, क्या लगता है? यहाँ पे लाइव क्लास में आप लाइव बैक नहीं कर सकते। जब आप रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे ना, तो रिकॉर्डेड क्लास आप बैक कर सकते हो। फिर आप अपने अकॉर्डिंग कहीं से भी क्लास को शुरू कर सकते हो, ऐसा होता है। आप लाइव क्लास को बैक करेंगे, आपकी जो वीडियो वो पॉज हो जाएगी, ऐसा, है ना। हाँ, इसीलिए एक बार सुन लो, फिर जब रिपीट करना होगा, दोबारा पढ़ना होगा, तो दोबारा वीडियो सुन लेना। और जब भी याद करने वाले मैटर होते हैं, तो 2 से 3 बार खाली दिमाग से सुन लेना चाहिए। ऑटोमेटिक चीज़ें आधी बैठ जाती है दिमाग में, तो याद करने में आसानी होती है। सबसे पहले लिखना शुरू नहीं करते, सबसे पहले सुनते हैं, उसके बाद लिखते हैं, है ना। तो रामायण की बात करें तो रामायण लिखी है आपके महर्षि वाल्मीकि जी ने, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि जी ने, इनका नाम ध्यान रखिएगा। देन रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस, रामायण में भगवान श्री राम के पूरे परिवार के बारे में बात की गई है। और रामचरितमानस में भगवान श्री राम के चरित्र के बारे में बात की गई है कि उन्होंने क्या क्या चीजें अपने जीवन समय में या फिर अपने पूरे लाइफ टाइम में फेस की, क्या क्या उन्होंने जनता के सामने, लोगों के सामने एक क्या कहते हैं, आदर्श के तौर पे छोड़ा, ठीक है। इसीलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं श्री राम को, ऐसे करके। तो रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो ये लेखक है आपके गोस्वामी तुलसीदास जी, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी, इनका नाम ध्यान रखिएगा। तो अब एक बार फिर से बता दो, महाभारत किसने लिखी थी, रामायण किसने लिखी थी, और रामचरितमानस तो है ही आपके सामने, बताओ जल्दी से। लाइव क्लास में बैक होता है? देखो मैंने जहां तक देखा था, तो लाइव क्लास में ना चीजें बैक करो तो वो पॉज हो जाती थी, या फिर आप जहां से देखना शुरू करते हो फिर वहीं से वो क्लास शुरू होती है। आपको पूरा दिखाएगा कि हाँ यहीं से है, लेकिन वो फिर वहीं से शुरू होती है और आपको वहीं से शुरू करके देखना पड़ता है। तो क्यों ही डिस्टर्ब करनी क्लास, आराम से जहां से वहीं से देखो। अच्छा, हाँ, होती है। लाइव क्लास क्यों ही बैक करके देखना, जब भी आप क्लास लेते हैं तो लाइव क्लास लाइव ही देखा करो, चलने दो उसे। फिर जब क्लास खत्म हो जाती तो फिर पॉज करके देखा करो। हाँ जी, तो महाभारत लिखी थी आपके महर्षि वेद व्यास ने, ठीक है।
हाँ जी, रामायण लिखी थी वाल्मीकि जी ने, बहुत अच्छे, वाल्मीकि ने। और रामचरितमानस लिखी थी आपके तुलसीदास जी ने, बहुत बढ़िया। इसके अलावा शाहनामा, शाहनामा किसने लिखी थी? किसने लिखी थी शाहनामा? फिरदौसी, बहुत बढ़िया। तो शाहनामा लिखी थी आपके फिरदौसी ने, बहुत बढ़िया। एकदम सही आंसर है आपके फिरदौसी ने। फिरदौसी, इसके अलावा आपके अलबरूनी, उतबी, फर्रुखी, फिरदौसी, ठीक है? अलबरूनी, उतबी, फिरदौसी और फर्रुखी, ये 4 ऐसे लोग थे जो कि मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे, है ना? हाँ, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे और उसके बाद इन्होंने अलग-अलग किताबों की रचना की थी, जिसमें से फिरदौसी ने लिखी थी शाहनामा, ठीक है? इसको ध्यान रखना। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है बाबरनामा या तुजुक बाबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बाबरनामा और तुजुक बाबरी ये एक ही किताब है। ये बाबर की आत्मकथा है, तो आत्मकथा लिखेगा कौन? बेचारा बाबर स्वयं, ठीक है? हाँ जी, तो बाबर ने खुद ही लिखा था। इसके अलावा बाबर गुलरखी नाम से अपने क्या कहते हैं लव लेटर भी लिखा करते थे। गुलरुखी जो लिखावट है उसकी शुरुआत भी बाबर ने की थी। चारबाग प्रथा की शुरुआत भी बाबर ने की थी, है ना? तो बहुत सारे बाबर को मतलब कि नेचर लवर भी माना जाता है। मालियों का राजकुमार भी बाबर को कहते हैं। उन्हें बहुत पसंद था जहाँ पे वो रहते हैं मतलब जहाँ पे वो बाबर रहा करते थे, उनके आस-पास हर जगह बस पेड़-पौधे हों, उनको बहुत पसंद थे। तो इसी हिसाब से इनको मालियों का राजकुमार कहते हैं, ठीक है? ऐसा करके। आगे देखो। अगला क्वेश्चन है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। किताबुल हिंद स्पेशली ये जो पीसीएस के क्वेश्चन होते हैं ना, पीसीएस में अगर हिस्टोरिकल किताबें पूछी जाती है तो शाहनामा और किताबुल हिंद ये क्वेश्चन जरूर आते हैं क्योंकि कम लोग इनके बारे में जानते हैं। बताओ सी होगा, ठीक है? तो किताबुल हिंद किसने लिखी थी? अलबरूनी ने लिखी थी आपकी किताबुल हिंद और फिरदौसी ने लिखी थी शाहनामा, ठीक है? शाहनामा, बहुत बढ़िया। दोनों ही किताबें याद रखना। अगला देखो, अगला है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो हुमायूंनामा लिखी थी गुलबदन बेगम ने, ठीक है? गुलबदन बेगम ने। ये हुमायूं की बेटी थी और सॉरी बाबर की बेटी थी और हुमायूं की बहन थी। बाबर की बेटी थी और हुमायूं की बहन थी और इन्होंने अपने पिता के बारे में हुमायूंनामा में लिखा है, ना कि अपने भाई के बारे में। नाम है आपका हुमायूंनामा लेकिन लिखा गया है आपके बाबर के बारे में, ठीक है? ये रही बात। अगला देखो, अगला है आपका आईने अकबरी या फिर अकबरनामा। तो आईने अकबरी, अकबरनामा, इस किताब को किससे लिखा है? तो आईने अकबरी, अकबरनामा के आखिरी जो पृष्ठ होते हैं ना या फिर आखिरी पन्ने के सॉरी किताब का आखिरी जो वो होता है खंड, उसको लिखा गया है उसको बोला गया है आपकी सॉरी आईने अकबरी, ठीक है? आईने अकबरी। ये कहते हैं ना शॉर्ट लिस्ट टाइप का कि बाबर की कुछ प्रमुख उपलब्धियां एक साथ एक जगह लिख दो, ऐसे टाइप का। तो यहाँ पे बाबर के बारे में बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके या फिर कह ले कि जो भी लेखक के दिमाग में उनके बारे में अच्छी बातें थी वो सब कुछ यहाँ पे लिखी गई। किसने लिखी है? तो लिखी है आपकी अबुल फजल ने, ठीक है? अबुल फजल ने आईने अकबरी, अकबरनामा, ठीक है? अकबरनामा, ये रही बात। इसके अलावा पद्मावती, पद्मावती इस किताब के लेखक कौन है? किसने लिखी है? किसने लिखी पद्मावती? अपना अपना नाम नहीं लिखना, पद्मावती गुस्सा हो जाएगी। हाँ जी, सी मलिक मोहम्मद जायसी, है ना? मलिक मोहम्मद जायसी। तो अलाउद्दीन खिलजी के अगेंस्ट में पद्मावती सबको देखी होगी, मूवी भी बनी थी। दीपिका पादुकोण बेहतरीन एक्टर मतलब एक्ट्रेस इसमें एक्टिंग की थी, खतरनाक मूवी थी, बेहतरीन। तो ये आपकी मलिक मोहम्मद जायसी जी ने किताब लिखी आपकी पद्मावती। अगला देखो, गीत गोविंद। गीत गोविंद अभी हमने पीछे देखा था, किसने लिखी है आपके? जयदेव ने लिखी है, ठीक है? जयदेव ने लिखी है। ये किताब हमने देख ली थी। देन खत्म। यहाँ पे आपकी क्या कहते हैं, ये सारी किताबें थी और ये करंट अफेयर की किताबें हैं। बट करंट अफेयर की किताबें मैं अपडेटेड आपको पढ़ाऊँगी और ये 3 महीने पुरानी किताबें होंगी, है ना? ये 3 महीने पुरानी किताबें हैं।
तो जब भी आपका करंट अफेयर शुरू होगा, अभी 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा, जैसे स्टैटिक खत्म होगा, उसके बाद आप अपडेटेड नवंबर, दिसंबर जो भी है दिसंबर का अभी तक का अपडेटेड आप पढ़ेंगे किताबों का करंट अफेयर, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। बट फिर मैंने कहा था अभी हमारे पास समय है तो क्यों ना बिहार के करंट अफेयर पे कुछ बात की जाए। तो बिहार के करंट अफेयर में सबसे मेजर सेक्शन होता है आपके इंडेक्स का। हम अलग-अलग रिपोर्ट और इंडेक्स देखते हैं प्रकाशित होते हुए, जैसे कि रैंकिंग जारी की जाती है, भारत की रैंकिंग इसमें क्या है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, हैप्पीनेस इंडेक्स में, समथिंग वगैरह-वगैरह। ऐसे ही राज्यों के हिसाब से बिहार की भी रैंकिंग जारी की जाती है ना? या फिर अलग-अलग स्टेट की भी रैंकिंग जारी की जाती है। तो उसमें हम बिहार की क्या रैंकिंग है ये देखेंगे, ठीक है? हाँ जी। तो यहाँ पे देरी ना करते हुए डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं। छोटी-सी बात है इसमें और एक अलग-सा सेशन ले लेंगे जिसमें हम बिहार की प्रमुख योजनाओं पे भी बात कर लेंगे, ठीक? हाँ जी। उसमें ना जहाँ पे भी लिखने वाला मुद्दा आता है मेरे को लगता है बैठ के पढ़ा दूँ तो ज़्यादा बेहतर हो, ऐसा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा-सा क्वेश्चन आंसर है, उसके बाद पूरा थ्योरी भी है इसका, परेशान नहीं होना। पहला क्वेश्चन है बिहार में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय के मामले में कौन-सा स्थान मतलब कि कौन-सा स्थान पहले नंबर पे है? मतलब कि बिहार का कौन-सा स्थान पहले नंबर पे है? बिहार के प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय के मामले में, क्या लगता है? सबका आंसर एक आ रहा है, पटना, ठीक है। तो ये पंचवर्षीय योजना है तो आपके इकोनॉमी का सेक्शन होगा। है ना? तो सर्वाधिक आय वाले राज्यों की सॉरी सर्वाधिक आय वाले बिहार के क्षेत्रों में सबसे टॉप पे कौन है? तो ये है आपका पटना, ठीक है? ये है आपका पटना। मैम हाँ, पूछो लक्ष्मी क्या डाउट है? पूछो। चांदनी ये क्लास आपकी 5 बजे से चल रही है ना? 5 बजे से। कल मैं परसों सैटरडे को क्लास लेती बट सडन शाम में ही मेरी 3 बजे से तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। तब 106 डिग्री बुखार था मुझे, है ना? आगे देखो। दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार में प्रति व्यक्ति सबसे कम आय के मामले में कौन-सा स्थान पहले नंबर पे है? कल 10 ही बजे होगी यार, मतलब क्या ही बोलें। आपको तो पहले ही हो जाता है। नहीं, करंट अफ़ेयर मान लीजिए एक तरीके से करंट अफ़ेयर शुरुआत हो चुकी है। चूँकि अब हम जनगणना पढ़ेंगे तो जनगणना आपके 2011 के हिसाब से और अभी की जो व्यक्तिगत जातिगत जनगणना हुई है बिहार में, उन सभी चीज़ों को ऐड करते हुए पढ़ा जाएगा, है ना? नहीं, सुबह ही होगी, आज 5 बजे हो रही है। आज मेरी बैक टू बैक लगातार 8 क्लास थी ना इसलिए। हाँ जी, तो बिहार में प्रति व्यक्ति सबसे कम आय कहाँ की है? तो ये प्रति व्यक्ति सबसे कम आय है आपकी शिवहर की। बहुत बढ़िया, एकदम ब्रिलियंट बच्चे बैठे हैं, बताओ भला, शिवहर की। अगला देखो, अगला क्वेश्चन बिहार का सबसे गरीब जिला कौन-सा है? हाँ, इसको कहीं पे लिख लेना, ये आपके अच्छा रहेगा लिखने पे, है ना? बिहार का सबसे गरीब जिला कौन-सा है? तो सबसे गरीब जिला है आपका किशनगंज, ठीक है? किशनगंज, ये सबसे गरीब जिला है। आगे देखो, सबसे अमीर जिला बिहार का कौन-सा है? तुक्का लगाओ क्या हो सकता है? कि तो जहाँ हम रहते हैं वही। करंट अफेयर सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, सुबह 7 बजे वाईटी पे, है ना? यूट्यूब पे। आप वहाँ डेली जॉइन कर सकते हो। हाँ, डेली करंट अफेयर पढ़ोगे तो आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर तो मेरे को ही बोलना शुरू कर दोगे आप लोग कि मैम ये नहीं था, ये था, आप भूल गए हो, ऐसा हो जाएगा। बट उसके लिए आपको डेली आना पड़ेगा। ठीक है? तो बिहार का सबसे अमीर जिला कौन-सा है? तो बिहार का सबसे अमीर जिला है आपका पटना, ठीक है? पटना। हाँ, अगला देखो, अगला है कि बिहार की सबसे अधिक यहाँ पे अधिक है, अड़िक नहीं है, यहाँ पे अधिक है। ये ऐसा क्यों है यार?
वैसे एक बात बोले, बट ये चीज़ें उल्टी भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोलूँ वही सही हो। बट अभी ना बिहार में हेडमास्टर या प्रिंसिपल का पेपर हुआ था। उस पेपर में बिहार के करंट अफेयर ना के बराबर पूछे गए थे। तो इसीलिए सबसे पहले प्रायोरिटी में नेशनल करंट अफेयर को, फिर इंटरनेशनल करंट अफेयर को, देन बिहार करंट अफेयर रखना। क्योंकि हम स्टेट लेवल के करंट अफेयर में इतना गुम हो जाते हैं कि हम जो पूछा जाता है उसको भी भूल जाते हैं, है ना? और माइनस मतलब नंबर आते हैं 0, फिर लगता है अरे क्या ही पढ़ाया था, क्या ही पढ़ा और क्या ही पूछा। तो हमेशा चीज़ों को प्रायोरिटी लिस्ट में रख के पढ़ना, जल्दी सक्सेस होगे। तो बिहार का सबसे अधिक बागवानी भूमि कौन-सी है? ये अलग जा रहा है। है ना? अधिक बागवानी भूमि कौन-सी है? तो ये आपकी शिवहर की, ठीक है? शिवहर की। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है बिहार का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन-सा है? तो वर्षा वाला जिला अभी पूरा इंडेक्स के फॉर्म में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आ जाएगी। तो बिहार का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन-सा है? तो ये है आपका पश्चिम चंपारण, ठीक है? पश्चिम चंपारण। इनको कहीं पे हो सके तो जहाँ पे भी आप लिखेंगे, क्योंकि लिखेंगे तो है मुझे पता है, जहाँ पे भी आप लिखेंगे A4 साइज के पेपर में कॉलम बना लेना, एक साइड में बिहार के जिले लिख लेना, ठीक है? बिहार के जिले लिख लीजिएगा और एक साइड में स्थान या फिर जिले का नाम, ठीक है? जिले का नाम। ऐसा करेंगे जल्दी आपको याद होगा। क्विक रिवीजन के समय जब आपका पेपर होता है, ऐसे शॉर्ट नोट बहुत काम आते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये आप ट्रिक फॉलो कर सकते हैं, अच्छा होता है। तो सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है आपका पश्चिम चंपारण। अगला देखो, अगला आपका बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन-सा है? सबसे कम वर्षा वाला जिला है आपका अरवल, ठीक है? हाँ जी, अरवल। अच्छा एक बात बताओ, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, तो क्या हम दिल्ली को यूनियन टेरिटरी या फिर राज्य के अंतर्गत नहीं गिनते? गिनते हैं ना? वैसे ही हमारे बिहार की राजधानी पटना है, तो क्या आप पटना को जिला के अंतर्गत कंसीडर नहीं करेंगे? सिर्फ राजधानी क्षेत्र ही मानेंगे? नहीं ना? तो ऐसा होता है ना? हाँ जी। तो बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन-सा है? ये है आपका अरवल, ठीक है? हाँ जी। वैसे डेली सुबह करंट अफेयर की क्लास में आना सीख जाइए, क्योंकि जब आप डेली पढ़ेंगे तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं कि इकट्ठा नोट बनाएँ, इकट्ठा पढ़ें, नहीं, थोड़ा-थोड़ा पढ़ेंगे ऑटोमेटिक चीज़ें याद होना चले शुरू हो जाएँगी। अगला है बिहार में एनएच, यहाँ पे नेशनल हाईवे की बात चल रही है, एनएच यहाँ पे नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे है, ठीक है? तो नेशनल हाईवे की सबसे अधिक लंबाई वाला जिला कौन-सा है? तो बिहार में एनएच या फिर नेशनल हाईवे की सबसे अधिक लंबाई गुजरती है आपके पटना से। कहाँ से? आपके पटना से गुजरती है, ठीक है? अगला देखो, अगला है बिहार का सर्वाधिक नगरीकृत शहरीकरण जिला। तो नगरीकृत शहरीकृत करण वाला जिला कौन-सा होगा? है ना? तो जिला है आपका पटना, ठीक है? जहाँ पे राजधानी क्षेत्र हमेशा, चाहे किसी भी देश का ले लीजिए, किसी भी राज्य का ले लीजिए, राजधानी क्षेत्र सबसे ज़्यादा विकसित होते हैं, रोजगार के साधन ज़्यादा होते हैं। इस कारण से जनता भी वहाँ पे रहना ज़्यादा पसंद करती है ना? ऐसे 2 शहर किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं। तो एक है आपका पटना। अगला देखो, बिहार का सबसे कम नगरीकृत शहरीकरण जिला कौन-सा है? सबसे ज़्यादा था आपका पटना, सबसे कम कहाँ पे है? तो ये है आपका मधुबनी में, ठीक है? मधुबनी में। तो मधुबनी ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपका जो मखाना वाला क्षेत्र है, ये दरभंगा, मधुबनी यही वाला इलाका है कि नहीं? यहाँ पे किसान आपके मखाने की खेती बहुत अच्छी करते हैं। मन करता है कि ये इतना जो महँगा मखाना मिलता है, सही से बताना, क्या बिहार में भी इतना ही महँगा मिलता है कि बे थोड़ा बहुत सस्ता देते हैं वो लोग? क्योंकि खरीदना हो तो एकदम नानी याद आ जाती है कि 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो खरीद लें, तो लगता है कि हे भगवान! इससे अच्छा तो काजू खरीद लेते। लेकिन मखाने की अपनी अलग प्रॉपर्टी है, काजू की अलग प्रॉपर्टी है। काजू कम खाएँ, मखाना ज़्यादा खा लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन है ना? आगे देखो, अगला क्वेश्चन है बिहार में सबसे अधिक बिजली की खपत वाला जिला कौन-सा है?
अच्छा, 6000 क्विंटल है? बड़े अमीर हो यार। काजू से सस्ता मिलता है। हम आएँगे बिहार। इस बार आएँगे खाली मखाना खरीद के ले जाएँगे। हमको नहीं मतलब दुनियादारी से। हम खाली मखाना खरीदने पहुँचेंगे और उसमें भी जब पहुँचेंगे ना तो कोई पहचान नहीं पाएगा। चश्मा चेंज, हेयर मतलब कि बाल-वाल एकदम बाँधे हुए डाकू बन के आएँगे। पता नहीं चलने देंगे और चुप्पे से लेके जाएँगे। हाँ, और लेके आएँगे तो फिर बताएँगे कि हम आए थे मखाना लेके चले आए। बड़ा मज़ा आएगा। तो बिहार में सबसे अधिक बिजली की खपत वाला जिला कौन-सा है? तो सबसे अधिक बिजली की खपत होती है आपके पटना में, ठीक है? पटना में। भाई जनसंख्या जहाँ पे ज़्यादा रहेगी वहीं पे बिजली की खपत होगी। अगला देखो, बिहार में सबसे कम बिजली की खपत कहाँ पे होती है? जहाँ पे जनसंख्या कम होगी और ये है आपका शिवहर, ठीक है? शिवहर। जनसंख्या की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी चीज़ों की खपत वाली जो चीज़ें होती है वो। जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी, खपत ज़्यादा होगी, जहाँ पे कम होगी, वहाँ पे कम होगी, बात खत्म। अगला देखो, बिहार में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करने वाला जिला कौन-सा है? तो चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? ये होता है आपके रोहतास में, ठीक है? रोहतास में। सबसे ज़्यादा मखाने का उत्पादन यहाँ पे दरभंगा बड़ा फ़ेमस है, उसको ध्यान रखना। अगला आपका बिहार में सबसे अधिक गेहूँ का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो गेहूँ उत्पादन में आपका रोहतास, चावल और गेहूँ दोनों में रोहतास है। एक बार इसको चेक ज़रूर कर लेना, ठीक? आगे चलिए, क्योंकि हर 2-3 साल में डाटा चेंज होता रहता है। ये डाटा कैलकुलेटिव सिर्फ़ करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए होता है। आगे देखो, तो बिहार में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन कहाँ पे होता है? ये होता है आपके कटिहार में, है ना? और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि अभी मक्के के प्रोडक्शन को 100% हाइब्रिड बीजों के साथ कराने की शुरुआत हमारी बिहार की गवर्नमेंट कर रही है। तो इसे करंट अफेयर से रिलेट करते हुए चलिएगा क्योंकि हम एथेनॉल का प्रोडक्शन करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? अगला देखो, अगला है बिहार में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो दलहन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होंगे? दलहन होता है आपके पटना में। कहाँ पे होता है आपके? पटना में, ठीक है? दलहन। अगला देखो, गन्ने का उत्पादन, वैसे गन्ना पूरे भारत में सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में, है ना? उत्तर प्रदेश में, बट बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में होता है आपके पश्चिम चंपारण में, ठीक है? पश्चिम चंपारण में। ये रही बात। अगला देखो, अगला है आपका बिहार में सबसे अधिक केला का उत्पादन। सबसे ज़्यादा केला का उत्पादन बिहार में कहाँ पे होता है? ओके, सबसे अधिक केले का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो केले का उत्पादन होता है आपके मधुबनी में, है ना? मधुबनी में। अच्छा, लास्ट टाइम शायद बिहार अड्डा 24/7 की टीम गई थी ना पटना, सब लोग वहाँ पे मिले थे, खूब गाने-वाने, डांस-वांस हुए थे। मैं आज भी वो शॉट देखती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एकदम नाच-वाच के आए थे, बोले ये देखो, हमको तो आता ही नहीं है, अच्छा हुआ नहीं गए थे, नहीं तो लग जाते काम में। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है बिहार में सबसे अधिक अमरूद का उत्पादन। ठंड में सब करना लेकिन अमरूद मत खाना। मेरे बुखार लौटने का सबसे बड़ा कारण अमरूद था। आप जीवन में सब कुछ लगाम लगा सकते हो, इधर जीभ में लगाम नहीं लगा सकते। दिख गया इतने बड़े-बड़े अमरूद थे यार, इतने बड़े-बड़े और मतलब कहते हैं ना लाइट ये ग्रीन कलर के, देख के लग रहा था कि ये अमरूद नहीं पपीता है, इतना सुंदर था वो। एक ठो खा लिए, एक ठो भी नहीं खाया मतलब उसका आधा का आधा का आधा मतलब एक पीस जो होता है ना वो खाए थे और फिर बुखार लौटना शुरू हुआ तो बंद होने का नाम नहीं लिया। हम बोले खा लो, खा लो, पेट के मारे सब खत्म। तो अमरूद का उत्पादन करने वाला पहला जिला कौन-सा है? तो ये है आपका नालंदा, ठीक है? नालंदा, ये रही बात। हाजी हाजीपुर इज़ बे फेमस फॉर बनाना। वैसे अलग-अलग ज़िले हैं इसीलिए मैं कहती हूँ जब भी ऐसी चीज़ें हो तो डाटा कैलकुलेटिव होता है, चेंज होता रहता है, चेक ज़रूर करिएगा, ठीक है? हाँ जी। आम का सबसे अधिक उत्पादन किस ज़िले में होता है बिहार के? है ना? तो आम का सबसे अधिक उत्पादन होता है दरभंगा में, होता है कि नहीं होता है? और अभी आपके जो पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश के लंगड़ा आम को जीआई टैग दिया गया था, है ना? तो लंगड़ा आम वहाँ का जीआई टैग है, बाकी मरचा चावल हमारे बिहार का। तो चावल और आम दोनों की एकदम लगी है मतलब कि अच्छी दोस्ती है। अगला देखो आलू, आलू बिहार में सबसे अधिक कहाँ पे होता है?
हाँ जी, आलू सबसे अधिक बिहार में कहाँ पे होता है? तो ये होता है आपके पटना में, है ना? पटना में आलू बहुत ज़्यादा होता है। शाही लीची? हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्याज का सबसे अधिक उत्पादन वाला जिला कौन-सा है? प्याज कहाँ पे होंगे? तो प्याज होता है आपके नालंदा में, ठीक है? नालंदा में। यहाँ तो पढ़ने चले जाते होंगे, है ना? नालंदा यूनिवर्सिटी जहाँ पे एक तो दूसरी नालंदा यूनिवर्सिटी भी ओपन हुई है। एक हमारी पुरानी यूनिवर्सिटी है जो कि प्राचीन समय से है और एक आपकी नई नालंदा यूनिवर्सिटी ओपन हुई है। बिहार के नाम पे खाली नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के नाम पे चलती है, चाहे कहीं पे भी ओपन हो जाए। अरे वहाँ पे एक इमोशनल टच वो लोग क्रिएट कर देते हैं कि बच्चे ना चाहते हुए एडमिशन ले लेते हैं ये लोग। अगला देखो, बिहार में मछली का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला। तो मछली का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है बिहार में? क्या बताएं निधि? देख लो जहाँ पे मिले, है ना? तो मछली का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है ना? और बाकी बिहार करंट अफेयर जब भी सर्च करो उसमें तो बहुत रेयर ही ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं। मार्केट में जब भी आप किताब लेने जाएँ बहुत केयरफुल होके, ऊपर लिखा रहता है बिहार करंट अफेयर लेकिन देता नहीं है अंदर। 2-3 पन्ना ऐसे ऐसे पलटा-वलटा के देखेंगे, एक-एक लाइनर में दिखेंगे, उसके बाद खत्म बिहार करंट अफेयर। इससे थोड़ा केयरफुल रहना। मछली का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन-सा है? ये है आपका मधुबनी, ठीक है? मधुबनी। हाँ जी, आगे देखो। अगला है बिहार में एनएच की सबसे कम लंबाई, हमने अभी देखी थी एनएच की सबसे अधिक लंबाई। अब हम देख रहे हैं सबसे कम लंबाई कहाँ पे है? तो ये है आपकी शिवहर में, ठीक है? शिवहर में। इसके बाद ये पूरा इंडेक्स आपका, ठीक है? हाँ जी, ये पूरा इंडेक्स आपका। यहाँ पे है प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक कहाँ पे है? प्रति व्यक्ति आय सबसे कम कहाँ पे है? गरीब जिले, अमीर जिले, सर्वाधिक बागवानी, वर्षा वाले जिले, है ना? वर्षा वाले जिले। यहाँ पे आपकी मतलब यही क्वेश्चन मतलब यही सारे इंडेक्स को हमने अभी क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ा और वही सारी चीज़ें आपके इंडेक्स के फॉर्म में यहाँ पे लिखी हुई है ना? इंडेक्स के फॉर्म में यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये हर चीज़ का इंडेक्स यहाँ पे दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, कौन-सा जिला किस स्थान पे है, वो सारी चीज़ें। तो आप इसे एक बार देख सकते हो। है ना? हाँ जी, तो इस इंडेक्स में एक बार मैं बता देती हूँ, बाकी चीज़ें आप देख ही सकते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे अधिक सर्वाधिक आय कहाँ पे होती है? सर्वाधिक आय पे पटना पहले नंबर पे है ना? पटना पहले नंबर पे है। उसके बाद देखा जाए बेगूसराय दूसरे पे है, मुंगेर आपका तीसरे पे है। इसके साथ आपके सबसे कम आय की बात करें तो शिवहर पहले पे है, आपका अररिया दूसरे पे है, सीतामढ़ी तीसरे पे है। गरीब जिले में किशनगंज पहले पे है, अररिया दूसरे पे है, आपका क्या कहते हैं मधेपुरा तीसरे पे है। तो ऐसे करके ये पूरा इंडेक्स है जो कि आपको देखना होगा, है ना? ये चीज़ें आपको पीडीएफ में मिल जाएँगी, आप आराम से ले सकते हैं। नोट्स इस इंडेक्स का ज़रूर बना लेना। क्वेश्चन का बनाना ना बनाना क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अच्छे हो जाएँगे। आप इस इंडेक्स को कहीं पे नोट ज़रूर कर लेना, है ना? हाँ, इंडेक्स को नोट कर लेंगे, चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी। हाँ, हाँ जी। तो कल हम जनगणना पे बात करेंगे, है ना? तो पहले हम भारत की जनगणना पढ़ेंगे, उसके बाद हम बिहार की जनगणना पढ़ेंगे। थोड़ा-सा 1 घंटे का टाइम भारत की जनगणना में देंगे, फिर 1 घंटे का टाइम हम बिहार की जनगणना को देंगे। जो जातिगत जनगणना इस बार हुई है, उसका पूरा कैलकुलेटिव डाटा हमें पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से हो सकता है कि आगे जो 2024 में एग्ज़ाम है या फिर आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स है, वहाँ पे क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, है ना? तो उसपे थोड़ा-सा फ़ोकस करेंगे। हाँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन पीडीएफ थोड़ी-सी लेट मिलेगी चूँकि मैं सिर्फ़ एक ही पीडीएफ अपलोड कर सकती हूँ। तो उस एक पीडीएफ के लिए मुझे दोनों ही पीडीएफ को बुक्स एंड ऑथर वाली पीडीएफ और ये वाली पीपीटी दोनों को ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पे वो हो नहीं सकती है, सर्दी हो रही है, तो यहाँ पे वो हो नहीं सकती। तो जब मैं घर जाऊँगी या फिर खाली बैठूँगी, उस टाइम पे मर्ज करके पीडीएफ बना के फिर अपलोड करूँगी। तो मेरे ऊपर गुस्सा मत हुआ करो, गलती मेरी नहीं होती, समय की कमी होती है। अभी मेरे पास क्लास खत्म करने के बाद भी 2 घंटे नॉन स्टॉप काम है ना? हाँ।
यार जब भी एग्जाम हो लेकिन तैयार तो रहना चाहिए। अच्छा अच्छा, वो ठीक हो जाएगी यार। हाँ, चलो ठीक है फिर, है ना? क्लास खत्म करते हैं, है ना? क्लास यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं कल आपकी नई क्लास के साथ। ओके। डैम से क्वेश्चन, हाँ डैम से क्वेश्चन आते हैं। डैम से आपके हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नदी में कुछ याद हो ना हो, लेकिन जो डैम है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है वो जरूर याद होने चाहिए। वहां से क्वेश्चन फंसते हैं और कंफर्म पूछे जाते हैं। हाँ जी, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, है ना? हाँ जी, तो आप लोग जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, या फिर कोई क्वेश्चन हो तो बता दो। हाँ जी, थैंक यू नूर, थैंक यू नाजिश, थैंक यू खुशी, रूपम, अनुराधा, थैंक यू सो मच, वंदना, सिमरन, लक्ष्मी, थैंक यू रुमाना, विवेक, सवाना नाम बड़े अच्छे हैं। थैंक यू नरेश, अर्चना, सूरज, रोनित, सविता, रोहित, दीपक, आशीष, एमडी, थैंक यू सो मच, बाय बाय अरमान, बाय मंजीश, श्वेता, रिमी, पंकज, हो गया बस बाय ज्योति, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, बाय।